अचानक लॉयड को एक चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन दिखती है और वह समझता है कि आरपी का मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स है, हालांकि इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसका कोई गाइड नहीं है। सिस्टम खुलासा करता है कि आरपी पाने का रास्ता सीधा है, इस दुनिया के मुख्य पात्रों के साथ अपने रिश्ते सुधारो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तेज घंटी बजती है और जेवियर के सिर के ऊपर एक नया इंटरफेस आ जाता है। लॉयड के होश उड़ जाते हैं जब वह देखता है कि जेवियर की उसके प्रति अप्रूवल रेटिंग -30 पर है। अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉयड एक नकली मुस्कान चिपकाता है और डरते डरते अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है। वह शुरुआत से ही मक्खन लगाना शुरू कर देता है और जेवियर के हैंडसम लुक की तारीफ करने लगता है। लेकिन जेवियर उसे तुरंत खारिज कर देता है, जिससे लॉयड की अप्रूवल रेटिंग और गिरकर -31 हो जाती है। लॉयड को समझ आ जाता है कि जबरदस्ती की तारीफ से बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए वह पीछे हटकर दूसरी रणनीति सोचता है। वह सीधे गांव के बीचों बीच बने लोकल पब की तरफ निकल पड़ता है। लॉयड पब के मालिक को कोने में लेता है और टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट फेंककर खुद को मुख्य बिल्डर घोषित करता है। वह एक धमाकेदार ऑफर देता है पब को मुफ्त में फिर से बनाने का, ताकि पुराने नुकसान का हिसाब बराबर हो सके। लेकिन पब मालिक उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता और उसे शक की निगाहों से घूरता है। लॉयड की खराब छवि की वजह से मालिक अनजाने में ही अपने दिल के चारों तरफ स्टोन वॉल हार्ट की ढाल खड़ी कर लेता है। अपने मास्टर प्लान को असफल होता देख लॉयड को समझ आ जाता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर सीधे रास्ते से काम नहीं बना तो वह अपनी गुंडागर्दी वाली छवि का ही फायदा उठाने का फैसला करता है। लॉयड अपने चेहरे पर एक खौफनाक विलेन जैसी मुस्कान लाता है और पब मालिक को डराने के लिए उस पर दबाव बनाता है। खौफ के मारे पब मालिक फटाफट कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देता है, जबकि सिस्टम लॉयड को कचरा करार देता है। तरीका चाहे जो भी हो, लॉयड ने आखिरकार अपना पहला कंस्ट्रक्शन ऑर्डर हासिल कर ही लिया। वह शैतानी हंसी हंसने लगता है, जबकि जेवियर दूर खड़ा अपने मालिक के अजीब तरीकों को चुपचाप देखता रहता है। हाथ में फावड़ा लेकर लॉयड खुदाई शुरू करने जाता है, यह सोचकर कि एक छोटे घर के लिए ज्यादा नापतौल की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह काम शुरू करता है, जेवियर पीछे से उसे मास्टर लॉयड कहकर रोकता है। जेवियर सीधे उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने पब मालिक को धमकाकर साइन करवाए हैं और वह जरूर कोई नया नाटक कर रहा है। घबराने के बजाय लॉयड जेवियर को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर एक जबरदस्त साइकोलॉजी लेक्चर दे डालता है। वह समझाता है कि जेवियर पुरानी बातों के पूर्वाग्रह की वजह से उसके आज के अच्छे इरादों को नहीं देख पा रहा है। जेवियर शांति से कहता है कि यह कोई पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि उसके पुराने अनुभव और आंकड़ों पर आधारित सच है। लेकिन लॉयड वापस उस पर सवाल दाग देता है कि क्या अनुभव और आंकड़े पुरानी बातों के अलावा कुछ और हैं। जेवियर हैरान रह जाता है कि उसका बेवकूफ मालिक आखिरकार इतनी गजब की बातें कब से करने लगा। लॉयड वापस खुदाई शुरू करता है और कसम खाता है कि वह पब मालिक और उसकी बीमार मां को हर हाल में हंसा कर रहेगा। वह पूरी ताकत से फावड़े को जमीन में गाड़ देता है, क्योंकि लॉयड जानता है कि इन्हीं मुस्कानों पर उसके अमीर बनने की नींव टिकी हुई है। वह जीतोड़ मेहनत में जुट जाता है, मिट्टी खोदता है और उसे समतल करता है, जबकि जेवियर उस पर नजर रखता है। बैरन के महल के गोदाम से लाई गई लकड़ियों से वह एक पारंपरिक लकड़ी का ढांचा तैयार करता है। नदी से निकाली गई मिट्टी का इस्तेमाल करके वह घर की दीवारें बनाता है और पूरा ढांचा खड़ा कर देता है। काम खत्म होते ही लॉयड पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ता है और हांफने लगता है। जेवियर आराम से कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगा, पर अधमरा लॉयड चिल्लाकर कहता है कि इसे पूरा 1 हफ्ता लगा है। दूर से देखते हुए जेवियर सोचने लगता है कि इस गुंडे लॉयड ने आखिरकार इतनी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन स्किल कहां से सीखी। हालांकि उसका शरीर दर्द से कांप रहा है, फिर भी लॉयड खुद को उठाता है क्योंकि आराम का समय नहीं है। वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश करता है, पर उसका कमजोर शरीर जवाब दे देता है। वह कुल्हाड़ी को सिर के ऊपर उठाता है, लेकिन उसके हाथ पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। कुल्हाड़ी के भारी वजन से लॉयड अपना संतुलन खो बैठता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। आखिरी सेकंड में एक मजबूत हाथ आकर कुल्हाड़ी के हत्थे को पकड़ लेता है। जेवियर बीच में आकर लॉयड के कांपते हाथों से कुल्हाड़ी छीन लेता है। बिना किसी थकान के जेवियर शांति से पूछता है कि उसे कितने आकार के लकड़ी के टुकड़े चाहिए। अद्भुत सटीकता के साथ जेवियर भारी लकड़ी के लट्ठों को हवा में उछाल देता है। वह हवा में कुल्हाड़ी को बिजली की तेजी और मास्टर स्टाइल में घुमाता है।
एक ही झटके में वह हवा में तैरती लकड़ी को एक बराबर पटरों में काट देता है। जेवियर की इस अलौकिक कलाबाजी को देखकर लॉयड हैरान रह जाता है और थम्स अप देता है। उसे समझ आ जाता है कि जब फ्यूचर मास्टर स्वॉर्ड्समैन उसके पास है तो उसे किसी आधुनिक मशीन की जरूरत ही नहीं। मौके का फायदा उठाते हुए लॉयड जेवियर के कंधे पर हाथ रखता है और एक चालाक मुस्कान देता है। वह बड़े आराम से जेवियर से कहता है कि लकड़ी काटने के बाद थोड़ी खुदाई में भी मदद कर दे। जेवियर को तुरंत पछतावा होता है क्योंकि वह समझ जाता है कि वह लॉयड के जाल में फंस चुका है। लॉयड उसे और भड़काता है कि अगर वह सच जानने के लिए इतना उत्सुक है तो काम जल्दी खत्म करवाना पड़ेगा। एक शैतानी मुस्कान के साथ लॉयड फावड़ा आगे करता है और कहता है कि हम इसे मिलकर करेंगे। जेवियर मन ही मन मानता है कि लॉयड बदल चुका है, पर उसका पुराना अतीत उसे पूरा भरोसा नहीं करने देता। यह जानने के लिए कि आखिरकार चल क्या रहा है, जेवियर कहता है कि जल्दी काम खत्म करके देखते हैं। अब दोनों मिलकर जमीन पर लंबे गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। दोनों पसीने में लथपथ होकर पूरी स्पीड से मिट्टी फेंकते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद एक शानदार छोटा घर बनकर तैयार हो जाता है। लॉयड खुशी के मारे हवा में मुक्का मारता है और घर के पूरे होने का ऐलान करता है। दीवार पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा है जिस पर लॉयड ने अपना ब्रांड लोगो बनाया है। जेवियर उस अजीब निशान को देखता है और लॉयड इसे अपनी कंपनी का ऑफिशियल लोगो बताता है। लॉयड एक चतुर मुस्कान के साथ जेवियर को अंदर चलने को कहता है ताकि वह असली प्लान देख सके। घर के बाहर चूल्हे में आग जलाई जाती है जिससे गर्म हवा फर्श के नीचे दौड़ने लगती है। अंदर बीमार मां फर्श पर लेटते ही गर्म भाप का एहसास करती हैं। गर्म फर्श से उनके जोड़ों का दर्द गायब होने लगता है और वह आराम से मुस्कुरा उठती हैं। पब मालिक हैरान रह जाता है जब वह फर्श से आती गर्माहट को महसूस करता है। लॉयड मुस्कुराकर देखता है क्योंकि उसे पता है कि कोरियन ओंढोल हीटिंग सिस्टम इस दुनिया के लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। गर्माहट का जादू पूरे कमरे में फैल जाता है और कड़ाके की ठंड को दूर भगा देता है। खुशी के मारे पब मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लॉयड को दिल से धन्यवाद बोलता है। जेवियर दरवाजे पर खड़ा देखकर दंग रह जाता है कि पब मालिक और उसकी मां सच में मुस्कुरा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि लॉयड ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि लोगों से किया अपना वादा भी पूरा किया। जेवियर को विश्वास नहीं होता कि यह वही गुंडा लॉयड फ्रोंटेरा है जो पहले सबको परेशान करता था। लेकिन आखिरकार जो नामुमकिन लग रहा था वह चमत्कार हो ही गया। मां बेटे दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर माहौल बहुत भावुक हो जाता है। जेवियर के शांत चेहरे पर भी एक हल्की सी सच्ची मुस्कान आ जाती है। सिस्टम घंटी बजती है और नोटिफिकेशन आता है कि जेवियर की अप्रूवल रेटिंग बढ़कर -29 हो गई है। मुख्य पात्र के साथ रिश्ता बेहतर करने पर सिस्टम लॉयड को 36 आरपी इनाम में देता है। लॉयड तुरंत ताना मारता है कि जेवियर अब उसे कचरा नहीं समझता, पर जेवियर सीधे मना कर देता है। लॉयड सोचता है कि लकड़ी के खर्च से उसे फिलहाल नुकसान हुआ है, लेकिन यह जरूरी था क्योंकि यह घर सिर्फ एक शुरुआत थी। यह उसका एक मॉडल हाउस था जिसे दिखाकर वह पूरे गांव में बिक्री करेगा। कुछ दिनों बाद मॉडल हाउस के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। अंदर से निकलते ही लोग गर्मी से पसीने पसीने हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लॉयड मौके पर चौका मारता है और लोगों को गर्म कमरे के फायदे बताकर हाइप क्रिएट करता है। वह अपने फ्लोर प्लान दिखाता है और एनेक्स प्लस रिमॉडलिंग कॉम्बो पर 10% डिस्काउंट का ऑफर चिपका देता है। लेकिन इतनी हाइप के बावजूद सिस्टम चेतावनी आती है कि गांव वाले अभी भी लॉयड पर भरोसा नहीं करते। लॉयड गांव वालों पर दबाव डालता है कि इतने कम दाम में तो वह मुफ्त में ही दे रहा है। अचानक पीछे से एक कड़क आवाज गूंजती है जो लॉयड का नाम पुकारती है। सिस्टम अलर्ट चमकता है और नए बंदे के आते ही अप्रूवल रेटिंग बदल जाती है। लॉयड घूमकर देखता है तो सामने उसके पिता बैरन आर्कोस फ्रोंटेरा खड़े हैं, जो गुस्से में पूछते हैं कि वह यह सब क्या कर रहा है। डाइनिंग टेबल पर लॉयड और उसके पिता बैरन आर्कोस आमने सामने बैठकर चुपचाप खाना खा रहे हैं। लॉयड घबराते हुए तिरछी नजरों से अपने पिता की तरफ देखता है। लॉयड मन ही मन सोचता है कि उसने अब तक तो अपने पिता से बचकर काम चलाया, लेकिन अगर उन्होंने उसे घर बनाने से रोक दिया तो क्या होगा। लॉयड कांटे में सॉसेज का टुकड़ा उठाता है और बात शुरू करने की तैयारी करता है। बैरन आर्कोस कड़क आवाज में पूछते हैं कि इस बार लॉयड आखिर क्या नया नाटक कर रहा है।
लॉयड बेपरवाही से सॉसेज खाते हुए कहता है कि पब मालिक ने गर्म कमरे की मांग की थी, इसलिए उसने उसे एक ओंडोल कमरा बनाकर दे दिया। बैरन पूछते हैं कि क्या बाकी गांव वाले भी उसे कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दे रहे हैं, जिस पर लॉयड कहता है कि उन्हें तो पहले से सब पता है। बैरन आर्कोस गंभीर होकर चेतावनी देते हैं कि गांव वालों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है और वह उनके साथ कोई धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉयड खाना चबाते हुए कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और सोचता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, सब उसे बुरा ही समझते हैं। लॉयड टेबल से उठकर जाने लगता है और मन ही मन भागने का प्लान बनाता है। बैरन आर्कोस उसे रोकते हुए पूछते हैं कि क्या वह यह सब परिवार की कंगाली की वजह से कर रहा है। वह लॉयड को दिलासा देते हैं कि वह जल्द ही इस मुसीबत से बाहर निकल लेंगे, इसलिए लॉयड को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। लॉयड रुक जाता है और सोचता है कि उसने यह खोखले शब्द पहले भी कहीं सुने हैं। लॉयड को अपने पिछले जन्म की याद आती है, जहां कोरिया में उसके असली पिता ने भी कर्ज में डूबे होने के बावजूद यही कहा था। सुहो को याद आता है कि उसे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लॉयड ठान लेता है कि वह पैसे की तंगी की वजह से अपनी जिंदगी दोबारा कभी जलील नहीं होने देगा। लॉयड अपने पिता से कहता है कि आप हार मत मानिए, क्योंकि वह भी हार नहीं मानने वाला। लॉयड पछताता है कि काश कुछ साल पहले उसने अपने असली पिता से भी यही बात कही होती। गलियारे में चलते हुए लॉयड ऑर्डर्स का हिसाब लगाता है कि उसके पास स्टाइल ए के 32 और स्टाइल बी के 57 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अचानक चलते चलते लॉयड के कदम रुक जाते हैं जब सामने से दो लोग आते दिखते हैं। सामने से दो भारी भरकम और लालची महाजन मीटलोफ और शाइलो पहुंचते हैं। वे लॉयड को नजरअंदाज करके सीधे गुजर जाते हैं, जिससे लॉयड चिढ़कर सोचता है कि ये जमींदार के बेटे को सलाम तक नहीं कर रहे। लॉयड चौंक कर पीछे देखता है और उन दोनों को पहचान लेता है। दोनों महाजन सीधे बैरन के कमरे में घुसकर टेबल पर हाथ पटकते हैं और तय तारीख से 5 दिन ऊपर होने पर चिल्लाने लगते हैं। मीटलोफ धमकी देता है कि अगर बैरन ने जल्द कर्जा नहीं चुकाया तो वे सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरवाजे के पीछे से ताक रहे लॉयड को देखकर शाइलो चिल्लाता है कि महल का सामान बेचकर पैसे का इंतजाम क्यों नहीं करते। दरवाजे के पीछे से झांकते हुए लॉयड के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ जाती है। लॉयड मुस्कुराकर सोचता है कि शिकार सही वक्त पर खुद चलकर उसके जाल में आ फंसा है। अपने कमरे में बैठा लॉयड देखता है कि जेवियर का अप्रूवल बढ़ाने के बाद उसके पास 36 आरपी जमा हो चुके हैं। सिस्टम अचानक डिंग करता है कि आरपी का इस्तेमाल नई एबिलिटीज खरीदने में किया जा सकता है। लॉयड सिस्टम को ताना मारता है, लेकिन सिस्टम के चिढ़ने पर तुरंत माफी मांग लेता है। तभी लॉयड के पैरों के नीचे एक जादुई ब्लू सर्कल उभरने लगता है। सिस्टम उसके दिमाग को स्कैन करता है और सोइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जैसी स्किल्स डिटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, वाटर सप्लाई, स्टील कंक्रीट डिजाइन और एडवांस प्रोग्रामिंग जैसी मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स भी अनलॉक होने लगती हैं। सिस्टम हैरान होकर कमेंट करता है, जिस पर लॉयड गुस्सा होकर चिल्लाता है कि वह सिविल इंजीनियरिंग का स्कॉलरशिप होल्डर रह चुका है। सिस्टम स्क्रीन पर उसकी नॉलेज के हिसाब से दो स्किल्स दिखने लगती हैं, बेसिक सर्वेइंग और बेसिक डिजाइन। लॉयड स्क्रीन को देखकर सोचता है कि सिर्फ नाम से समझ नहीं आ रहा कि ये स्किल्स कैसी हैं। पर्याप्त आरपी होने पर लॉयड बिना सोचे समझे स्क्रीन पर जोर से क्लिक कर देता है। अचानक लॉयड की आंखों में हरी रोशनी चमकती है और बेसिक सर्वेइंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है। लॉयड की आंखों के सामने पूरी जमीन का जीपीएस जैसा डिजिटल ग्रिड दिखने लगता है, जिससे वह बिना किसी मशीन के सब नाप सकता है। इसके बाद बेसिक डिजाइन स्किल से हवा में 3D होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट्स बनने लगते हैं, जिसे देखकर लॉयड खुशी से उछल पड़ता है। अपने बेड पर बैठा लॉयड सोचता है कि काम तो आसान हो गया, लेकिन क्या अकेले जेवियर से पूरा कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। वह सोचता है कि काश अपनी नॉलेज से वह कोई जेसीबी या भारी बुलडोजर समन कर पाता। तभी सिस्टम डिंग करता है कि अगर उसे समन चाहिए तो उसके लिए एक रास्ता है। सिस्टम स्क्रीन पर रैंडम समन गेम का ऐड चलने लगता है, जहां आरपी खर्च करके वफादार समन पार्टनर पाए जा सकते हैं। लेकिन एक स्पिन के लिए 50 आरपी की कीमत देखकर लॉयड का मुंह बन जाता है। लॉयड महसूस कर रह जाता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक आरपी बचा है, पर वह समन के बारे में सोचने लगता है। लॉयड कल्पना करता है कि अगर वह ड्रैगन या किसी शक्तिशाली मॉन्स्टर को समन कर ले तो क्या होगा। वह सोचता है कि एक जादुई समन किसी भी भारी मशीनरी से ज्यादा काम आ सकता है। लॉयड की आंखों में लालच की चमक आ जाती है
और वह ठान लेता है कि उसे कैसे भी करके ढेर सारे आरपी कमाने होंगे। और आरपी पाने का एक ही रास्ता है, महत्वपूर्ण किरदारों का दिल जीतना। अचानक बैरन के कमरे में टेबल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। बैरन फ्रोंटेरा। महाजन मीटलोफ बैरन की टेबल पर झुककर एक घिनौना सुझाव देता है। मीटलोफ धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो बैरनेस और घर की औरतों को किसी अच्छी जगह बेचकर बड़ा कर्जा चुकाया जा सकता है। यह नीच बात सुनकर बैरन आर्कोस गुस्से से कांप उठते हैं और चिल्लाते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आती है, भले ही तुम साहूकार हो पर तमीज की उम्मीद तो तुमसे भी की जा सकती है। लॉयड अचानक पीछे से आकर महाजन मीटलोफ के कंधे पर हाथ रख देता है। मीटलोफ डरकर उछल पड़ता है और चिल्लाता है, तुम कौन होते हो? बैरन चौंक कर बोलते हैं, लॉयड, जबकि मीटलोफ तंज कसता है कि बदतमीज बड़ा बेटा उनकी बातचीत में खलल डाल रहा है। मीटलोफ उसे जाने को कहता है, पर लॉयड बेपरवाही से कहता है कि पहले अपना वारंट दिखाओ। दोनों महाजन हक्के बक्के होकर पूछते हैं, क्या वारंट? लॉयड शाही कानून का हवाला देते हुए कहता है, रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6। लॉयड आगे समझाता है कि बिना किसी आधिकारिक वारंट के किसी नवाब के महल में घुसना गैरकानूनी घुसपैठ माना जाता है। मीटलोफ पसीने पसीने होकर चिल्लाता है कि उसने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं सुना। लॉयड चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर नहीं पता तो चलो साथ मिलकर पता लगाते हैं। लॉयड दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाता है, जेवियर। दरवाजे पर जेवियर के भारी कदम पड़ते हैं। जी मास्टर लॉयड। जेवियर हाथ में तलवार का हत्था थामे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। लॉयड के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ जाती है और वह हुक्म देता है, इस घुसपैठिए का हाथ काट दो। जेवियर तुरंत अपनी चमकती तलवार खींच लेता है, जिससे दोनों महाजनों की हवा टाइट हो जाती है और वे कोर्ट जाने की धमकी देने लगते हैं। लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है कि देखते हैं कोर्ट में जज किसकी तरफदारी करता है। जेवियर बिजली की तेजी से अपनी नंगी तलवार लहराता है। तलवार की चमक देखकर महाजन खौफ के मारे चीख उठते हैं। दोनों अपनी हैट संभालते हुए दुम दबाकर भागने लगते हैं और लॉयड को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। धड़ाम से दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों भाग खड़े होते हैं। लॉयड बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहता है कि कैसे कैसे बेवकूफ आ जाते हैं। बैरन आर्कोस हतप्रभ होकर लॉयड और जेवियर को देखते रह जाते हैं। बैरन गुस्से और डर में टेबल पर हाथ पटकते हैं कि लॉयड ने यह क्या कर दिया, अब उनके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं बचा। तभी लॉयड टेबल पर पैसों से भरा भारी थैला ला पटकता है। लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है कि यह ऑर्डर्स से मिला एडवांस पैसा है जो इस महीने का ब्याज चुकाने के लिए काफी होगा। बैरन चौंककर चिल्लाते हैं कि क्या वह अपनी ही प्रजा से जबरदस्ती वसूली करके यह पैसा लाया है। तभी जेवियर आगे आता है और बैरन से कहता है कि चिंता न करें माई लॉर्ड। जेवियर पूरे यकीन के साथ कहता है कि वह खुद सुनिश्चित करेगा कि मास्टर लॉयड सभी ऑर्डर्स ईमानदारी से पूरे करें। बैरन जेवियर का संजीदा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि जेवियर को लॉयड पर पूरा भरोसा है। लॉयड और जेवियर झुककर इजाजत मांगते हैं, अब हम चलते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में आगे बढ़ जाते हैं। जेवियर पूछता है कि लॉयड को उस गुप्त कानून के बारे में कैसे पता चला, जिस पर लॉयड चिढ़कर कहता है कि उसने कहीं से सुन लिया था। लॉयड मन ही मन सोचता है कि उसने यह कानून ओरिजिनल नॉवेल में खुद जेवियर के मुंह से ही सुना था। नॉवेल में बैरन और बैरनेस के सुसाइड करने के बाद जब ये दो साहूकार उनकी लाशें बेचने आए थे, तब बारिश में जेवियर ने यही शाही कानून दोहराया था। और कानून सुनाने के तुरंत बाद जेवियर ने तलवार से उन दोनों साहूकारों की गर्दन उड़ा दी थी। और बाद में जब जेवियर को जज के सामने पेश किया गया था तो उसे बेगुनाह बरी कर दिया गया था। लॉयड मुस्कुराता है कि कहानी की पूरी नॉलेज होना उसके लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो रहा है। लॉयड स्वैग से सोचता है कि अब किसी भी सेकंड सिस्टम का नोटिफिकेशन आने ही वाला होगा। तभी डिंग की आवाज आती है, बैरन आर्कोस का अप्रूवल 6 पॉइंट बढ़ा, 60 आरपी मिले और कुल आरपी बढ़कर 61 हो गए। लॉयड के चेहरे पर विलेन जैसी जबरदस्त मुस्कान आ जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, अब बारी है समन निकालने की।